अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने डॉक्टर मारन बलोच की वकील ईमान मजारी के साथ गुफ्तगू के दौरान जो नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, आज उन्होंने उसकी वजाहत की और कहा कि वो बतौर चीफ जस्टिस और बड़ा होने के नाते ईमान मजारी को समझा रहे थे। मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर यूं पेश किया गया जैसे मैंने कोई धमकी दी हो। और उन्होंने मजीद वजाहत करते हुए ये भी कहा कि कल से इस बात को फैलाया जा रहा है, लेकिन मैंने तो नहीं कहा कि मैं पकड़ लूंगा, बल्कि ईमान मजारी के शौहर हादी एडवोकेट हादी खड़े थे, मैंने उन्हें कहा कि इन्हें पकड़ कर ले जाएं वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। मैंने बच्चों की तरह उनको समझाया, लेकिन वो समझ नहीं रही थी। बार बार कह रही थी कि बुनियादी हुकूक, क्या इस कोर्ट के बुनियादी हुकूक नहीं है? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि फैसलों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ज़ाती सतह पर बात ना करें। और साथ में चीफ जस्टिस ने एक बार फिर कहा कि अगर मैंने तौहीन अदालत का केस कर दिया ईमान मजारी के खिलाफ तो बच्ची का करियर खराब हो जाएगा। अब ये वही माइंड सेट है जिसका हमने गुज़िश्ता रोज जिक्र किया था कि आप धमकी आमेज तर्ज अमल या तर्ज खताबत जो है वो जरूर आप देख रहे हैं इसमें एक बार फिर कि मैंने अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर दी तो बच्ची का करियर खराब हो जाएगा। और ये इस तरह की बिल वास्ता धमकियां मुख्तलिफ मौके पे हम सुनते रहते हैं। जिस तरह पंजाब में जो सूबाई वजीर हैं आजमा बुखारी, उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में कुछ ऐसी बात की 2-3 दिन पहले कि मैं किसी की नौकरी नहीं खराब करना चाहती, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रही हैं तो उनके साथ कोई बदतमीजी ना कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा किसी का करियर खराब करने का इरादा नहीं है, लेकिन क्योंकि बिल वास्ता उसका मतलब ये था कि अगर आपने कोई बदतमीजी की तो फिर मैं आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके अखबार या इदारे के मालकान हैं, उनसे बात करूंगी। अब जो कुछ सरफराज डोगर साहब ने कहा उसके बारे में तो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का बाकायदा बड़ा सख्त बयान भी आया और उसने अपने मजम्मती बयान में ये कहा कि ईमान मजारी अपने क्लाइंट की नुमाइंदगी के लिए अदालत गई थी, न कि चीफ जस्टिस डोगर का दीदार करने। चीफ जस्टिस का आमराना रवैया जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी है और ऐसे जजेस को अदालती कार्रवाई से दूर रखना चाहिए। लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नोटिस ले और जस्टिस डोगर को ओहदे से फारिग करे। बड़ा एक सख्त मुतालबा है जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आया है। इसी दौरान ईमान मजारी के शौहर एडवोकेट हादी चट्टा ने एक और अहम इंकशाफ किया कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने गुज़िश्ता बरस हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में एक वकील को उल्लू का पट्टा कह दिया था, जिस पर वकला के शदीद एहतजाज पर जज साहब को न सिर्फ बार रूम में जाकर माजरत करना पड़ी थी बल्कि ट्रांसफर भी हो गए थे। अब जो रवैया जस्टिस डोगर ने इख्तियार किया है उसी केस के हवाले से शायद उसकी काफी मुनासबत है। एक केस है अमरीन खान वर्सेस असदुल्ला खान और इसमें बीवी का नाम नफका जिसको कहते हैं, उसके अखराजात यानी मेंटेनेंस अलाउंस, उसके हवाले से एक केस था। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक तहरीर करदा फैसला सामने आया है। उन्होंने उसमें जो अमरीन खान वर्सेस असदुल्ला खान का जो केस था उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस जिस जबान में इस्तेमाल की थी, जिन अल्फाज का चुनाव किया था, उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि जजों को सिनफी तौर पर हसास और इंसाफ पर मबनी जबान इस्तेमाल करनी चाहिए जो खवातीन को खुद मुख्तार बराबर शहरी तस्लीम करे। ये जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीर करदा फैसला है और उन्होंने तलकीन की अदालतों को कि सिनफी हिसासियत अपनाने की कोशिश करे। अदालत ने करार दिया कि जो अल्फाज हाई कोर्ट ने इस्तेमाल किए ये पिदरशाही यानी पेट्रियार्कल एक मुआशरे के अक्कास हैं। अदालतों को खानदानी मुकदमात में सिनफी हसास और मुसावात पर मबनी जबान इस्तेमाल करनी चाहिए। अदालतें खवातीन को बराबर का शरीक तस्वर करें। सरेंडर या अतात जैसे अल्फाज बीवी के लिए औरत को ताबे और कमजोर जाहिर करते हैं, यानी बीवी सरेंडर नहीं कर सकती मियाँ को, उसकी मुकम्मल अतात नहीं कर सकती, मुकम्मल बालिग बाइख्तियार पार्टनर होती है इस अज़दवाजी रिश्ते में। और अगर उनको ताबे या कमजोर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए बीवी के लिए तो जो आइन में पाकिस्तान में
تمام شہریوں کو خواتین اور مردوں کو برابر کی حیثیت دی گئی ہے وہ اس کے بھی منافی ہیں. تو ججز محض تنازعات ختم کرنے والے نہیں بلکہ اصلاحی رہنما بھی ہیں اور ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرتی رویوں کو مثبت سمت میں ڈالیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک مخصوص کیس میں اپنے فیصلے میں لکھے اور یہ آج کے اخبارات میں رپورٹ میں بھی ہوا ہے. یہ فیصلہ کل انہوں نے جاری کیا تھا. تو دوستو کل جس طرح میں نے جس ذہنیت کی بات کی تھی جو کہ اس وقت پاکستان میں بحیثیت مجموعی حکمران ہے, اب ججوں کو دیکھ لیں, سب ججوں کو نہیں, کچھ ججوں کو پھر آپ میڈیا میں دیکھ لیں اور اسی طرح آپ سرکاری افسران جتنی ہماری بیوروکریسی ہے اس کو دیکھ لیں. تو یہ جو جج صاحبان اتنی انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ مردوں کی بالادستی پدرشاہی ایک ذہنیت کی عکاس ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خواتین کے خلاف دھمکی آمیز یا توہین آمیز زبان کے استعمال سے ہچکچاتے نہیں. آپ کو معلوم ہے ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک مرتبہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی کے خطاب سے نوازا تھا قومی اسمبلی میں. اپنے خطاب کے دوران اسی طرح ایک پٹیل صاحب ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما تھے, انہوں نے مراد سعید اور عمران خان کا جو تعلق تھا, رشتہ تھا, اس کے حوالے سے کوئی بڑی ہی نازیبا بات کی تھی. اور اس سے پھر یہ لگتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں یہ ایک ذہنیت ہے جو کہ آپ کو نظر آتی ہے اور جب بھی موقع ملتا ہے یہ لوگ اس کا اظہار کرنے سے کتراتے نہیں ہیں. اب یہی ذہنیت فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اور ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جس کے بارے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ادارہ یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے ہے یا بھتہ خوری کا ذریعہ بن چکا ہے. اس لیے کہ بے شمار مثالیں ہیں, بزنس ہاؤسز, دکانیں, سٹورز, آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی جہاں پہ یہ لوگ آتے ہیں دندناتے ہوئے دکان پہ قبضہ کرتے ہیں, وہاں انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور سیل کر کے چلے جاتے ہیں, بڑے بڑے جرمانے عائد کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ کا جو متعلقہ سٹور ہے, مال ہے یا کوئی ریسٹورنٹ ہے اس کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے. اس دن کی جو آمدنی حاصل ہونی ہوتی ہے ایف بی آر کو وہ بھی حاصل نہیں ہو پاتی. اور اس کی تازہ ترین مثالیں کیا ہیں کہ اسلام آباد میں ایک اس وقت واحد سب سے بڑی کتابوں کی دکان سعید بکس ہے, وہاں پہ انہوں نے 2 روز پہلے چھاپا مارا, اس کو سیل کر دیا اور کہا کہ یہاں پہ ٹیکس کے حوالے سے ٹیکس چوری کے کچھ الزامات انہوں نے لگائے اور یہ کہہ کے یہ بھی کہا کہ ان کو نوٹس بھیجا گیا تھا. اور پوائنٹ آف سیل ایک وہاں پہ ایک میکانزم ہے کہ جس کے تحت ہر سٹور, ہر ریسٹورنٹ, ہر دکان ایف بی آر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو شکایت یہ تھی, لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکس چوری کا شبہ ہو, اگر پوائنٹ آف سیل کنیکٹڈ نہیں ہے ایف بی آر کے ساتھ تو اس میں اس سٹور کو سیل کرنا, بند کرنا, اس کو مالکان کو ہراساں کرنا اور عام پبلک کے سامنے ان کو ذلیل کرنا, یہ کیا شیوا ہے. یعنی سعید بک کے جو مالک ہیں انہوں نے لندن سے پھر اپنے ایک ٹویٹر پہ ایک پیغام میں لکھا کہ میں تو کتابیں خریدنے یہاں آیا ہوں اور میرے پیچھے میرے سٹور پہ یہ واقعہ ہو گیا, ایف بی آر نے حملہ کر دیا ہے اور اس کو سیل بھی کر دیا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ وزیر اعظم تک یہ خبر گئی اور وزیر اعظم کی مداخلت پہ آج یعنی جمعے کے دن سٹور کو ڈی سیل کیا گیا ہے. اب ظاہر ہے ان کی اپنی بھی اپروچ ہے, بڑے لوگ ہیں, قطع نظر اس کے کہ وہ کتنا ٹیکس چراتے ہیں, کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں, ٹیکس ہر ایک کو دینا چاہیے. پاکستان میں اکثر بزنسز میں ٹیکس چوری ہوتی ہے اور پھر مکمکا جو ہوتا ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے افسران کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی جہاں پہ اگر 1 لاکھ کا ٹیکس بنتا ہے تو یہ لوگ 10-10 لاکھ کے جرمانے بھیج دیتے ہیں, ایڈوانس ٹیکس مانگتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں سے, اور اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو پھر یہ کہتے چلے آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں, تو پھر اب 1.5 لاکھ روپے کل کچھ ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے, کچھ سرکاری خزانے میں چلا جاتا ہے اور اس طرح معاملہ کچھ عرصے کے لیے رفع دفع ہو جاتا ہے. اس طرح ایک اور سٹور ہے اسلام آباد میں, حال ہی میں اس پہ چھاپا مارا گیا, ایک بڑی مخصوص بیرونی
ममालिक से दरामदा एक प्रोडक्ट है वो बेचते हैं, और वो इनको अपनी वो जो मसनूआत हैं लाहौर के बाकायदा जो इम्पोर्टर्स हैं उनसे हासिल करते हैं। तो इनके स्टोर पे छापा पड़ा और उन्होंने कहा कि आप लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स का नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो आपकी मसनूआत पड़ी हुई हैं बड़ी नाजुक सी चीज़ है वो, तो उसके ऊपर आपने कीमत नहीं लगाई हुई है। हालांकि उनके बॉक्सेस पे बाकायदा कीमत लिखी होती है। उन्होंने 3 जगह पे बाकायदा काउंटर लगाए हैं जहाँ पे कोई भी आने जाने वाला वहाँ पे अपनी कीमत उसकी मालूम कर सकता है। यानी ये लोग मालूम नहीं किस ज़माने में रहते हैं बिहार वाले। तो उन्होंने कहा कि जी हमने प्योर कंप्यूटर में उन्होंने हिसाब लगाया कि इतने करोड़ जो है तो आपका ये स्टॉक बनता है। अब आप एक एक चीज़ पे चूंकि आपने प्राइस टैग नहीं लगाया हुआ है लिहाजा 40% के हिसाब से आप पे जुर्माना होगा। पता नहीं कितने करोड़ का उन पे उन्होंने जुर्माना लगा दिया। उन्होंने कहा कि जुर्माना तो हम नहीं देते। उन्होंने कहा कि फिर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट है ये हम जब्त कर लेंगे। जब्त करके वो उठा के ले जाने लगे अपने गाड़ियों में बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन चूंकि वो ऐसी चीज़ है जिसके लिए मखसूस टेम्परेचर चाहिए होता है मखसूस हालात में, तो उन्होंने बड़ी फिर रेजिस्टेंस की कि आप इस तरह करोड़ों का सामान है उठा के कैसे ले जा सकते हैं। हर चीज़ की रसीद मौजूद है, बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, हमने डायरेक्ट इंपोर्ट भी नहीं किया, लाहौर से लिया हुआ है। और बड़ी बात है कि उस स्टोर का शुमार जो होता है लार्ज टैक्स पेयर यूनिट में होता है, यानी जो बड़े टैक्स देने अदायगी करते हैं उनमें उनका शुमार होता है। तो FBI वालों से मेरा सवाल है कि इस तरह आप कारोबार करने वालों को अगर जलील करेंगे तो इस मुल्क पे कारोबार कौन करेगा? और यही सबसे बड़ी शिकायत है। और इस वजह से सवाल ये पैदा होता है कि क्या FBI इस मुल्क का खैरख्वाह है या दुश्मन है, बिजनेस का खैरख्वाह है या दुश्मन है? कोई भी खैरख्वाह रियासती इदारा ये काम नहीं करेगा जो ये जाते हैं रेस्टोरेंट्स पे छापे मारते हैं, होटलों पे, स्टोर्स पे सील करके 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन बंद होता है। आखिर में फिर ये भाव ताव अपनी जेबों में कुछ पैसा कुछ सरकारी खजाने में चला जाता है। तो एक ऐसा घन चक्कर है, मनहूस चक्कर में पाकिस्तान की बिजनेस एनवायरनमेंट फंसी हुई है। और उसके एट द हार्ट ऑफ इट यानी उसके मरकज में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जिसके बड़े बड़े जो अहलकार हैं, ईमानदार अहलकार उसके घरों में बैठे हुए हैं, जबकि चलते फिरते पुर्जे जो हैं वो जगह जगह छापे मारते हैं अपनी कमाई के लिए। उसमें उनका अपना मफाद ज्यादा सामने होता है बजाय इसके कौमी मफाद। और बहाना ये होता है कि हमें ऊपर से बड़ा प्रेशर है कि हमारे ऊपर रेवेन्यू टारगेट्स हमें दिए गए हैं कि आप टैक्स कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा करें। लेकिन सवाल ये कि टैक्स कलेक्शन क्या ये है कि आप जाएं ज्यादती करें, स्टोर बंद कर दें और फिर उनको ब्लैकमेल करें?